हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक पत्नी की जरा सी आज़ादी। आखिर क्या कमी है जो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम तो मुझे भी पागल करके छोड़ोगी। नेहा, इतना समय नहीं है मेरे पास जो हर समय तुम्हारा ही चेहरा देखता रहूं। एक कड़वी सी मुस्कान चली आई नेहा के होठों पर। बोली, समय तो कभी नहीं रहा तुम्हारे पास। जब जवानी थी तब समय नहीं था। अब तो बुढ़ापा सिर पर खड़ा है जब अपने पेशे के शिखर पर हो तुम। इस पल तुमसे समय की उम्मीद तो मैं कर भी नहीं सकती। क्या चाहती हो? क्या छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊं? माना आज बैठ भी गया तो कल क्या होगा? कल फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, फिर क्या करोगी? कोई ठोस हल है? तौलिया उठाकर ब्रजेश नहाने चले गए। आज एक मीटिंग भी थी। नेहा ने उन्हें जरूरी तैयारी भी नहीं करने दी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो चाहती क्या है। सब तो है, साड़ियाँ, गहने, महंगे साधन, जो भी उनकी सामर्थ्य में है सब है उनके घर में। अभी इकलौते बेटे की शादी करके हटे हैं। पढ़ी लिखी कमाऊ बहू भी मिल चुकी है। जीवन के सभी कोण पूरे हैं। फिर कमी क्या है जो दिल नहीं लगता? बस एक ही रट है, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। हद होती है हर चीज की। जीवन के इस पड़ाव पर परेशान हो चुके हैं ब्रजेश। रिटायरमेंट को 3 साल रह गए हैं। कितना सब सोच रखा है, बुढ़ापा इस तरह बिताएंगे, उस तरह बिताएंगे। जीवन भर की थकान धीरे धीरे अपनी मर्जी से जी कर उतारेंगे। आज तक अपनी इच्छा से जिए कब हैं? पढ़ाई समाप्त होते ही नौकरी मिल गई थी। उसके बाद तो वो दिन और आज का दिन। पिताजी पर बहनों की जिम्मेदारी थी, इसीलिए जल्दी ही उनका सहारा बन जाना चाहते थे ब्रजेश। अपना चाह कभी नहीं किया। पिता की बहनें और फिर अपनी बहनें, सबको निभाते निभाते ये दिन आ गया। अपना परिवार सीमित रखा, सब योजनाबद्ध तरीके से निपटा लिया। अब जरा सुख की सांस लेने का समय आया है तो नेहा कैसी बेसिर पैर की परेशानी देने लगी है। नींद नहीं आती उसे, परेशान रहती है, अकेलेपन से घबराने लगी है। बार बार एक ही बात कहती है, उसका दिल नहीं लगता, उसका मन उदास होने लगा है। कुछ दिन के लिए मायके भी भेज दिया था उसे, वहां से भी जल्दी ही वापस आ गई। पराए घर में वो थोड़े ना रहेगी सारी उम्र। उसका घर तो ये है ना जहाँ वो रहती है। कुछ दिन बहू के पास भी रहने गई, वो घर भी अपना नहीं लगा। वो तो बहू का घर है ना, वो वहाँ कैसे रह सकती है? रिटायरमेंट के बाद एक जगह टिक कर बैठेंगे, तब शायद साथ साथ रहने के लिए बड़ा घर ले लें। अभी जब तक नौकरी है, हर 3-4 साल के बाद उन्हें तो शहर बदलना ही है। उस शहर में आए मात्र 4 महीने हुए हैं। ये नई जगह नेहा को पसंद नहीं आ रही। नया घर ही मनूस लग रहा है। अड़ोस पड़ोस में आओ जाओ, किसी से मिलो जुलो, टीवी देखो, किताबें पढ़ो। अपना दिल तो खुद ही लगाना है ना तुम्हें। अब इस उम्र में मैं तुम्हें दिल लगाना कैसे सिखाऊं? जाते जाते ब्रजेश ने समझाया नेहा को। हर रोज यही क्रम चलता रहता है। जीवन एकदम रुक जाता है जब ब्रजेश चले जाते हैं। ऐसा लगता है हवा थम गई, इतनी भारी होकर ठहर गई कि सांस भी नहीं आती। छाती पर भी हवा ही बोझ बनकर बैठ गई है। बेमन से नहाई नेहा तौलिया सुखाने बालकनी में आई। सहसा आवाज आई किसी की। नमस्कार भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। ताली बजाकर आवाज दी किसी ने। नेहा ने आगे पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया तो भीतर जाने लगी। अरे अरे जाइए मत, इधर देखिए ना बाबा, कहकर किसी ने जोर से सीटी बजाई। सहसा ऊपर देखा नेहा ने। चौथे माले पर एक महिला खड़ी थी। क्या है आप भी, इस उम्र में मुझसे सीटी बजवा दी? कोई अड़ोसी पड़ोसी देखता होगा तो क्या कहेगा? बुढ़िया का दिमाग घूम गया है। नमस्कार, कैसी हैं आप? हंस रही थी वो महिला। नेहा से जान पहचान बढ़ाना चाह रही थी। कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? पति देव क्या काम करते हैं? आपसे पहले जो इस फ्लैट में थे उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनका तबादला हो गया। आपसे रोज मिलना चाहती हूँ मैं, आप मिलती ही नहीं। वॉशिंग मशीन पिछली बालकनी में रख लीजिए ना, इसी बहाने सूरत तो नजर आएगी। अरे, कपड़े धोते समय ही किसी का हाल चाल पूछा जाता है। सारा दिन बोर नहीं हो जाती आप? क्या करती रहती हैं? आज क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं। आप आइए ना मेरे घर। जरूर आऊंगी। आज आप आ जाइए, एक बार बाहर तो निकल कर देखिए।
आज मेरे घर किटी पार्टी है, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कुछ सोचा नेहा ने। किट्टी डालना ब्रजेश को पसंद नहीं है। बिना किट्टी डाले वो कैसे चली जाए? चलती किट्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। आप मेरी मेहमान बनकर आइए ना। इधर से घूम कर आएंगी तो फ्लैट नंबर 22 सी नजर आएगा। चौथी मंजिल जरूर आइएगा नेहा जी। हाथ हिला दिया नेहा ने। मन ही नहीं कर रहा था। साड़ी निकाल कर रखी थी कि चली जाएगी, मगर मन माना ही नहीं, सो वो नहीं गई। वो दिन बीत गया और भी कई दिन। एक शाम वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी नजर आई। आइए, भारी मन से पुकारा नेहा ने। अरे भाई, हम तो आ ही जाएंगे। जब आ गए हैं तो आप क्यों नहीं आई उस दिन? मन नहीं घबराता क्या? एक तरफ पड़े पड़े तो रोटी भी जल जाती है, उसे भी पलटना पड़ता है। आप कहीं बाहर नहीं निकलती, क्या बात है? सामने निशा से पूछा था मैंने। उसने बताया कि आप उससे कभी नहीं मिली। आने वाली महिला का व्यवहार नेहा को इतना अपनत्व भरा लगा कि सहसा आंखें भर आईं। रोटी भी एक ही तरफ पड़े पड़े जल जाती है तो वो भी जल ही तो गई है ना। क्या फर्क है उसमें और एक जली रोटी में? जली रोटी भी कड़वी हो जाती है और वो भी कड़वी हो चुकी है। हर कोई उससे परेशान है। नेहा जी, क्या बात है? कोई परेशानी है? गर्दन हिला दी नेहा ने। ना ना और ना हाँ में। कंधे पर हाथ रखा उसने। सहसा रोना निकल गया। उसके साथ ही चली आई वो भीतर। घर इतना बंद बंद क्यों रखा है? खिड़कियां दरवाजे खोलो ना, ताज़ी हवा अंदर आने दो। उस दिन आई क्यों नहीं? सहसा थोड़ा रुक कर पूछा। आंखें मिली नेहा से। भीगी आंखों में न जाने क्या था। ना कुछ कहा ना कुछ सुना। नेहा ने नहीं, शायद आने वाली महिला ने ही एक नाता सा बांध लिया। मेरा नाम शुभा है। तुम मुझे जैसे चाहो पुकार सकती हो। दीदी कहो, भाभी कहो, नाम भी ले सकती हो। मेरी उम्र 53 साल है। हिसाब लगा लो, कैसे बुलाना चाहती हो? तुम छोटी लग रही हो मुझसे। जी, मेरी उम्र 50 साल है। वैसे किसी खूबसूरत महिला से उसकी उम्र पूछनी तो नहीं चाहिए थी, मगर महिला तुम जैसी हो तो कहना ही क्या, जो खुद अपने को 50 की बता रही हो। तुम इतनी बड़ी तो नहीं लगती हो। मैं नाम लेकर पुकारूं? नेहा पुकारूं तुम्हें? जी, जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगे? क्यों? तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये तो बताओ। चुप रही नेहा। शुभा ने कंधे पर हाथ रखा। झिलमिल झिलमिल करती आंखों में ढेर सारा नमकीन पानी शुभा को न जाने क्या क्या बता गया। जो तुम्हें अच्छा लगे मैं वही पुकारूंगी तुम्हें। तुमसे पहले जो इस घर में रहती थी उससे मेरा बहुत प्यार था। ये घर मेरे लिए पराया नहीं है। उसी अधिकार से चली आई हूँ। मीरा नाम था उसका जो यहाँ रहती थी। बहुत प्यारी सखी थी वो मेरी। तुम भी उतनी ही प्यारी हो। जरा दरवाजे खिड़कियां तो खोलो। उनको दरवाजे खिड़कियां खोलना अच्छा नहीं लगता। उनको किसी के साथ हंसना बोलना भी पसंद है कि नहीं? उस दिन तुम किटी पार्टी में भी नहीं आई। उन्हें किटी डालना पसंद नहीं। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं क्या? एक ही बेटा है। अभी 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। अरे वाह, सास हो तुम। सास होकर भी उदास हो। भाई, बहू को 2-4 जली कटी सुनाओ, अपनी भड़ास निकालो और खुश रहो। टीवी सीरियल में यही तो सिखाते हैं। शादी होती है उसके बाद एक तो रोती ही रहती है। या बहू रुलाती है या सास। तुम्हारे यहाँ क्या सीन है? मैं तो यहाँ अकेली हूँ। बहू आगरा में है। दूर दूर रहना है जब, तो लड़ाई कैसी? बहू तुमने पसंद की थी या भाई साहब ने? किसी ने भी नहीं। उन दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। चलो, मेहनत कम हुई। मुझे तो अपने बच्चों के लिए साथी ही ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। कहीं परिवार अच्छा नहीं था, कहीं लड़की पसंद नहीं आती थी। शुभा ने धीरे धीरे घर की खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी। ताज़ी हवा घर में आने लगी। आज खाने में क्या बनाया था तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? भूखी हो सुबह से? अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तुमने कुछ भी खाया नहीं है। शुभा ने हाथ पकड़ा नेहा का। रोक कर रखा बांध बह निकला। एक अनजान पड़ोसन के गले लग नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। शुभा भी उसका माथा सहलाती रही। चलो तुम्हारी रसोई में चलें। बेसन है ना घर में? पकौड़े बनाते हैं। आटा तो गूंद रखा होगा। चपाती के साथ पकौड़े और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। आनन फानन ही सब हो गया। आधे घंटे के बाद ही दोनों मेज पर बैठी चाय पी रही थी। क्यों इतना उदास हो नेहा? खुश होना चाहिए तुम्हें।
नए शहर में आई हो, उदासी स्वाभाविक है, मैं मानती हूँ, मगर इतनी नहीं कि भूखे ही मरने लगे। एक ही बच्चा है जिसे पाल पोस दिया, उसका घर बसा दिया। तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, और क्या चाहिए। बहुत खालीपन लगता है दीदी। जी चाहता है कि अपने साथ कुछ कर लूं। जीवन और क्यों जीना, अब क्या करना है मुझे, किसे मेरी जरूरत है। अपने साथ कुछ कर लूं क्या मतलब। शुभा का स्वर तनिक ऊंचा हो गया। कुछ खाकर मर जाऊं क्या। अवाक रह गई शुभा। अनायास उसके सिर पर चपत लगा दी। पागल हो क्या। अपने परिवार और अपनी बहू को सजा देना चाहती हो क्या। मरकर उनका क्या बिगाड़ लोगी। तुम्हें क्या लगता है वो उम्र भर रोते रहेंगे। जो जाएगा तुम्हारा जाएगा, किसी का क्या जाएगा। खालीपन लगता है तो क्या मरकर भरोगी उसे। पति बेटा और बहू के सिवा भी तुम्हारे पास कुछ है। नेहा, तुम्हारे पास तुम हो, अपनी इज्जत करना सीखो। पति को खिड़की खोलना पसंद नहीं तो तुम खिड़की दरवाजे बंद करके बैठी हो। पति को किट्टी डालना पसंद नहीं तो उस दिन तुम मेरे घर ही नहीं आई। इतना कहना क्यों मान रही हो कि घुट घुट कर मर जाओ। शुरू से शुरू से ऐसा ही है। मैं चाहती थी दूसरा बच्चा हो, ये माने ही नहीं। जीवन में मैंने तो कभी सांस भी खुलकर नहीं ली। सोचा था मनपसंद लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। सोचा था बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। बेटे ने अपनी पसंद की ढूंढ ली। मेरी पसंद मन में ही रह गई। अच्छा किया बेटे ने। अपनी पसंद से तो जी रहा है ना। क्या चाहती हो कि आज से 20-30 साल बाद वो भी वही भाषा बोले जो आज तुम बोल रही हो। तुम आज कह रही हो ना, अपने तरीके से जी नहीं पाई। क्या चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह अपना जीवन खालीपन से भरा पाए। अपनी पसंद से जी नहीं पाई और मर जाना चाहती हो। क्या तुम्हारा बच्चा भी। नहीं नहीं तो दीदी। सहसा जैसे कुछ कचोटा नेहा को। मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। अपने बच्चे को अपनी उम्र देना चाहती हो, लेकिन चैन से जीने नहीं देना चाहती। कैसी माँ हो। मरकर उम्र भर का अपराध बोध देना चाहती हो। तुम तो मरकर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारा परिवार चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लिए उम्र भर किस किस के प्रश्न का उत्तर देता रहेगा। अरे मन में जो है आज ही कहकर भड़ास निकाल लो। सुन लो, सुना दो, किस्सा खत्म करो और जिंदा रहो। सहसा शुभा का हाथ नेहा के हाथ पर पड़ा। कलाई में रुमाल बांध रखा था नेहा ने। ये क्या हुआ, जरा दिखाना तो। झट से रुमाल खींच लिया, हाथ सीधा किया। अरे ये क्या किया। यहाँ काटा था क्या। कब काटा था। ताजे खून के निशान है। क्या आज ही काटा। क्या अभी यही काम कर रही थी जब मैं आई थी। काटो तो खून नहीं रहा शोभा में। ये क्या देख लिया था उसने। ये अनजानी औरत जिससे वो पड़ोसी धर्म निभाने चली आई, क्या भरोसे लायक है। अभी अगर इसके जाने के बाद इसने ये असफल प्रयास सफल बना लिया तो क्या से क्या हो जाएगा। आत्महत्या या हत्या, इसका निर्णय कौन करेगा। वही तो होगी आखिरी इंसान जो नेहा से मिली। कहीं उसी पर कोई मुसीबत ना आ जाए। नहीं तो दीदी, चूड़ी टूटकर लग गई थी। भाई साहब वापस कब आते हैं ऑफिस से। वो तो 9-10 बजे से पहले नहीं आते। आजकल ज्यादा काम रहता है। मार्च का महीना है ना। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। जब वो आएंगे तुम्हें उधर से ही लेते आएंगे। तुम अकेली मत रहो। मैं तो पिछले कई सालों से अकेली हूँ। अब थक गई हूँ। एक ही बेटे में सब देखती रही। आज वो भी मुझे एक किनारे कर पराई लड़की का हो गया। मैं खाली हाथ रह गई हूँ दीदी। पति तो पहले ही अपने परिवार के थे। मेरी इच्छा उनके लिए ना कल कोई मतलब रखती थी ना आज रखती है। बेटा अपनी पत्नी की इच्छा पर चलता है, पति अपने तरीके से चलते हैं। दम घुटता है मेरा, सांस ही नहीं आती। इनसे कुछ कहती हूँ तो कहते हैं मेरा घर है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। बहू का घर उसका घर होना ही चाहिए। तो फिर मेरा घर कहाँ है दीदी। मायके जाती हूँ तो वो लगता है ये भाभी का घर है, वहाँ मन नहीं लगता। पति कहते हैं कि क्या कमी है, साड़ियाँ हैं, गहने हैं। भला साड़ियों गहनों से क्या कोई सुखी हो जाता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने घर में एक पत्ता भी हिला नहीं सकती। ये सोफा सेट इधर से उधर कर लूंगी तो भी तूफान आ जाएगा। बेजान गुड़िया हूं मैं, जिसे चूं तक करने का अधिकार नहीं है। अवाक रह गई शुभा। नेहा की परेशानी समझ रही थी वो। इसकी जगह अगर वो भी होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। कल सोफा सेट से ही शुरुआत करते हैं। क्या मतलब।
मतलब ये कि अभी खिड़कियां खोली हैं ना, इन्हें आज बंद मत करना। कहना मेरा दम घुटता है, इसीलिए इन्हें बंद मत करो। थोड़ा सा विरोध भी करो। कल बाई के साथ मिलकर जरा सा सामान अपनी मर्जी से सजाना। कुछ कहेंगे तो कहना तुम्हें इसी तरह अच्छा लगता है। अपनी भी कहना सीखो नेहा। कई बार ऐसा भी होता है, हम ही अपनी बात नहीं कहते, या हम ही अपनी इच्छा का सम्मान किए बिना दूसरे की हर इच्छा मानते चले जाते हैं, जिसे सामने वाला हमारी हाँ ही मानता है। इसमें उनका भी क्या दोष। इतने सालों में तुमने अपने पति को कभी ना नहीं कहा, और उनका अधिकार क्षेत्र तुम्हारी सांस तक पहुंच गया। 12 घंटे तुम इस बंद घर में इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकती कि खिड़कियां खोल पाओ। जिंदा इंसान हो तुम, कोई मृत काया नहीं जिसे ताजी हवा नहीं चाहिए। सारा दोष तुम्हारा अपना है, तुम्हारे पति का नहीं। जिसकी सांस घुटती है, विरोध भी उसी को करना पड़ता है। 4 दिन घर में अशांति होगी, होने दो, मगर अपना जीवन समाप्त मत करो। शांति पाने के लिए कभी कभी अशांति का सहारा भी लेना पड़ता है। तुम्हारे पति को परेशानी तो होगी, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारी ना नहीं सुनी। इतने बरसों में ना की गई कितनी सारी ना है, जिनका उन्हें एक साथ सामना करना होगा। अब जो है सो है, तब नहीं तो अब सही। जब जागे तभी सवेरा। अपना घर अपने तरीके से सजाओ। नेहा आंखें फाड़े उसका चेहरा देखती रही। घर में वो सामान जो बेकार पड़ा है सब निकाल दो। कबाड़ी वाला मैं ले आऊंगी। गति दो हर चीज को। तुम भी रुकी पड़ी हो, सामान भी रुका पड़ा है। तुम मालकिन हो घर की, जैसा चाहो सजाओ। वही तो मैं भी सोचती हूँ। कुछ भी गलत नहीं सोचती हो तुम। इस घर में पति देव सिर्फ रात गुजारते हैं, तुम्हें तो 24 घंटे गुजारने हैं। किसकी मर्जी चलनी चाहिए। शुभा को नेहा के चेहरे का रंग बदला बदला नजर आया। आंखों में बुझी बुझी सी चमक जरा जरा हिलती सी नजर आई। अच्छा, भाई साहब का बिजनेस कार्ड देना जरा। मेरे पति देव को इनकम टैक्स की कोई सलाह लेनी थी। तुम चलो अभी मेरे साथ। आज 31 मार्च है ना, क्या पता रात के 12 ही बज जाए। जब आएंगे तुम्हें बुला लेंगे। अरे फोन पर बात कर लेंगे ना हम। कहते हुए शुभा उसका हाथ थाम चलने के लिए खड़ी हो गई। नेहा के ढेर सारे प्रतिरोध थे, जिन्हें शुभा ने माना ही नहीं। हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आई और ड्राइंग रूम में बैठा दिया। नेहा ने देखा कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था। आराम से बैठो, आजकल मेरे पति देव भी किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। मैं भी अकेली ही हूँ। अगर भाई साहब ज़्यादा देर से आए तो तुम यहीं सो जाना। सोना क्या है दीदी, मुझे तो सोए हुए हफ्तों बीत चुके हैं। जागना ही है। यहाँ जागूं या वहाँ जागूं तो अच्छी बात है ना, हम गपशप करेंगे। शुभा ने हंसकर उत्तर दिया। उसके बाद शुभा ने टीवी चालू कर दिया, पर नेहा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किताबें लगी थी रैक में, उसका ध्यान उधर ही था। नेहा की कटी कलाई पर शुभा की पूरी चेतना टिक चुकी थी। अगर वो उसके घर न गई होती तो क्या नेहा अपनी कलाई काट चुकी होती। उसके पति तो शायद रात 12 बजे आकर उसका शव ही देख पाते। संयोग ही तो है हमारा जीवन। वो भी आराम करने के लिए लेट ही चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ था उसे, जो वो सहसा उसके घर जाने को उठ पड़ी थी। शायद वक्त को नेहा को बचाना था, इसीलिए शुभा तुरंत उठकर नेहा के घर पहुंच गई। शुभा ने घंटी बजा दी। शायद उसी पल नेहा का क्षणिक उन्माद चरम सीमा पर था। क्षणिक उन्माद ही तो है जो मानवीय और पाश्विक दोनों ही तरह के भावों के लिए जिम्मेदार है। क्षणिक सुख की इच्छा ही बलात्कारी बना डालती है, और क्षणिक उन्माद ही हत्या और आत्महत्या तक करवा डालता है। कितना अच्छा हो अगर मनुष्य चरम सीमा पर पहुंचकर भी स्वयं पर काबू पा ले और अमूल्य जीवन नष्ट न हो, न हमारा न किसी और का। रात 11:30 बजे नेहा के पति आए और उसे ले गए। विचित्र धर्म संकट में थी शुभा। नेहा की हरकत उसके पति को बता दे तो शायद वो उसकी मनोस्थिति की गंभीरता को समझे। कैसे समझाए वो उसके पति को कि उसकी पत्नी की जान को खतरा है। किसी के घर का निहायत व्यक्तिगत मसला अनायास ही उसके सामने चला आया था, जिससे वो आंखें नहीं मूंद पा रही थी। जीवन मरण का प्रश्न हो जहां, वहां क्या अपना और क्या पराया। दूसरे दिन करीब 11-12 बजे शुभा ने नेहा के घर पर कई बार फोन किया, पर नेहा ने फोन नहीं उठाया। विचित्र सी कपकपी उसके शरीर में दौड़ गई। किसी तरह अपना घर बंद किया और भागी भागी नेहा के घर पहुंची।
बेतहाशा उसके घर की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और सामने उसके पति खड़े थे, अस्त व्यस्त कपड़ों में। नाराजगी थी उनके चेहरे पर। शायद उसने ही बेवक्त खलल डाल दिया, मगर सच तो सच था जिसे वो छुपा नहीं पाई थी। आप घर पर होंगे, मुझे पता नहीं था। फोन क्यों नहीं उठाते आप? मैं समझी उसने कुछ कर लिया। आप उसका ख्याल रखिएगा। माफ कीजिएगा, कहाँ है नेहा? सांस धोकन्नी की तरह चल रही थी शुभा की। मन भर आया था। पता चला नेहा को नींद की दवा देकर सुलाया है। आदि से अंत तक शुभा ने सब बता दिया ब्रजेश को। काटो तो खून नहीं रहा ब्रजेश में, इसीलिए मैं कल अपने साथ ले गई थी। आपने उसका घाव देखा क्या? हाँ देखा था, मगर हैरान था कि सोने की चूड़ी से हाथ कैसे कट गया। कांच की चूड़ी तो उसने कभी पहनी ही नहीं। धम से बैठ गए ब्रजेश। क्या करूं मैं इसका? नजर दौड़ाई शुभा ने। सब खिड़कियां बंद थी जिन्हें कल खोला था। बुरा न माने तो मैं एक सुझाव दूं। आप उसे उसकी मर्जी से जीने दें कुछ दिन। जैसा वो चाहे उसे करने दें। मैंने कब मना किया है उसे? वो जो चाहे करें। ये खिड़कियां कल खुलवाई थी मैंने। आपने शायद आते ही पहला काम इन्हें बंद करने का किया होगा। क्या आपने सोचा शायद उसे ताज़ी हवा पसंद हो? अरे खुली खिड़की से अंदर का नजर आता है। क्या नजर आता है? आपकी पत्नी कोई अपार सुंदरी है क्या, जिसे देखने को सारा संसार खिड़की से लगा खड़ा है? अरे जिंदा इंसान है वो, जिसे इतना भी अधिकार नहीं कि ताज़ी हवा ही ले सके। पर्दे हैं ना, उसे उसके मन से करने दीजिए कुछ दिन, वो ठीक हो जाएगी। उसका दम घुट रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। नींद की दवा खिला खिलाकर सुलाने से उसका इलाज नहीं होगा। उसे जागी हालत में वो करने दीजिए जिससे उसे खुशी मिले। स्वर कड़वाहट से भर उठा था शुभा का। उसके मालिक मत बनिए, साथी बनिए उसके। ब्रजेश सकपका से गए शुभा के शब्दों पर। शुभा बोलती रही, आप समझदार हैं। 55 साल तक पहुंचा इंसान बच्चा नहीं होता जिसे कान पकड़कर पढ़ाया जाए। अपनी गृहस्थी उजाड़ना नहीं चाहते तो एक बार नेहा का चाह भी करके देखिए। बताना मेरा फर्ज था और इंसानी व्यवहार भी। मैं चाहती हूँ आपका घर फले फूले। मैं चलती हूँ। ब्रजेश सकपका से खड़े रहे और शुभा घर लौट आई। पूरा दिन न कुछ खा पी सकी, न ठीक से सो सकी। नेहा एक प्रश्न बनकर सामने चली आई है, जिसका उत्तर उसे पता तो है मगर लिख नहीं सकती। किसी का जीवन उसके हाथ का पन्ना नहीं है ना, जिस पर वो सही या गलत कुछ भी लिख सके। उत्तर उसे शायद पता है, मगर अधिकार की स्याही नहीं है उसके पास। क्या होगा नेहा का? आत्महत्या का प्रयास भी तो एक जुनून है, जिसे अवसादग्रस्त इंसान बार बार कार्यान्वित करता है। बच जाने की अवस्था में उसे और अफसोस होता है कि वो बच क्यों गया। जीने में भी असफल रहा और अब मरने में भी असफल। जब वो फिर प्रयास करता है तब असफल हो जाने के सारे कारण बड़ी समझदारी से निपटा देता है। शुभा को डर है कि अब अगर नेहा ने कोई दुस्साहस फिर किया तो शायद सफल हो जाए। पिछली बालकनी में खड़ी रही शुभा देर तक। नजर नेहा के घर पर थी। रोशनी जल रही थी। वहां क्या हाल है क्या नहीं, ये उसे बेचैन कर रहा था। तभी उसके पतिदेव विजय का फोन आया तो सहसा सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय, अगर नेहा ने कुछ। ब्रजेश को सब बताया है ना तुमने? अब वो देख लेगा ना? नहीं देखेगा। मुझे लगता है उसे पता ही नहीं उसे क्या करना चाहिए। देखो शुभा, तुम अपना दिमाग खराब मत करो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मैं भी वहां नहीं हूँ। तुम कोई झांसी की रानी नहीं हो जो किसी की भी जंग में कूदना चाहती हो। सवाल उसके जीने मरने का है। विजय, अगर मेरे कूदने से वो बच जाती है तो मेरे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा, और अगर उसने कुछ कर लिया तो जीवन भर अफसोस रहेगा। तुमने ठेका ले रखा है क्या सबका? ना जान ना पहचान। हम जिंदा इंसान हैं विजय, क्या मरने वाले को लौटा नहीं सकते? मुझे लगता है मैं उसे मरने से रोक सकती हूँ। आप एक बार ब्रजेश से बात कीजिए ना। उसका फोन नंबर है मेरे पास, मैं आपको लिखवा देती हूँ। मंद मंद मुस्कुराने लगे विजय। जानते हैं अपनी पत्नी को, समस्या को सुलझाए बिना मानेगी नहीं, और सच भी तो कह रही है। खिलौना टूट जाने के बाद कोई कर भी क्या लेगा। प्रयास का कोई भी औचित्य तभी तक है जब तक प्राण है। पखेरु के उड़ जाने के बाद वास्तव में उन्हें भी अफसोस होगा। शुभा का कहा मान लेना चाहिए। किसी के जीवन से बड़ा क्या होगा भला। अच्छा बाबा, तुम जैसे कहो।
नंबर दे दो, मैं एक बार ब्रजेश से बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल ही आए। विजय ने आश्वासन दिया और उसका रंग उसे दूसरी सुबह नजर भी आ गया। पूरे 10 बजे ब्रजेश नेहा को उसके पास छोड़ते गए। आप पर भरोसा करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा ही फायदा होगा। नेहा भीतर जा चुकी थी और जाते जाते कहा ब्रजेश ने, शायद कहीं मैं ही सही नहीं हूँ। आप मेरी बहन जैसी हैं, वो भी इसी तरह अधिकार से कान मरोड़ देती हैं। आप जैसा चाहें करें, मैं दखल नहीं दूंगा। बस मेरा घर बच जाए, मेरी नेहा जिंदा रहे। आभार व्यक्त किया ब्रजेश ने और ये भी बता दिया कि नेहा ने नाश्ता नहीं किया है अभी। एक पीड़ा अवश्य नजर आई उसे ब्रजेश के चेहरे पर, और एक बेचारगी भी। ब्रजेश चले गए और शुभा भीतर चली आई। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? आपने कर लिया क्या? अभी नहीं किया, बोलो क्या खाएं? तुम्हारा क्या मन है वही खाते हैं। मैं बनाऊं क्या, आप पसंद करेंगी? अरे बाबा, नेकी और पूछ पूछ, ऐसा करती हूँ। मैं जरा अपनी अलमारी ठीक कर लेती हूँ, तुम्हारा मन जो चाहे बना लो। पैनी नजर रखी शुभा ने, क्योंकि रसोई में चाकू भी थे। तेज धार चाकू उसने उठाकर छिपा दिए थे, जिस पर नेहा ने आवाज दी, दीदी आपका चाकू आलू तक तो काटता नहीं है, आप इससे काम कैसे करती हैं? आज बाजार चलेंगे नेहा, कुछ सामान लाना है, चाकू भी लाने वाले हैं। आधे घंटे के बाद नेहा ने नाश्ता मेज पर सजाकर रख दिया। आलू मटर की सब्जी और पूरी। खाते खाते नेहा ने कहा, दीदी आपका घर कितना खुला खुला है, ऐसा लगता है सांस आती भी है और जाती भी है। मेरे घर में सामान ही इतना है कि पुराना सामान निकाल देते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तुम्हारा घर भी खुला खुला हो जाएगा। आज बाजार चलते हैं ना? चलो अभी चलें, दोपहर का लंच बाहर ही करेंगे। कुछ रुपए दिए हैं ब्रजेश ने, अपने लिए जो चाहूं खरीदने को कहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ रुपए हैं, जरूरत पड़ी तो बैंक से निकाल लेंगे, तुम जो चाहो ले लेना। अरे नहीं बाबा, मुझे क्या ताजमहल खरीदना है जो इतने रुपए चाहिए? ना सोना चाहिए ना महंगी साड़ी, कुछ भी भारी भरकम नहीं चाहिए। कुछ हल्का फुल्का चाहिए, जिसका मेरी छाती पर कोई बोझ ना हो। अभियान शुरू किया नेहा की रसोई से। दुनिया जहान के पुराने बर्तन, जिन्हें कभी अपना घर बनाने पर निकाल देंगे। पुराना फ्रिज, पुराना टीवी, रेडियो, पुरानी प्रेस, पुराना लोहा, पुरानी पुरानी किताबें, पुराना फर्नीचर, पुराने पर्दे, पुराने कपड़े, पुरानी तस्वीरें, पुरानी साड़ियाँ और भी बहुत कुछ था जिसे बदलने की आवश्यकता थी। कल जब अपना घर होगा तब ले लेना नया सब। अपना घर होगा जब रिटायरमेंट होगा, और उसमें अभी 4 साल पड़े हैं। तब तक तो मन भी मर जाएगा। कल का इंतजार कब तक दीदी? कल का इंतजार तुम अपने हाथों समाप्त कर लो नेहा। ब्रजेश ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले हैं इस सोमवार। कह रहे हैं मुझे साथ लेते जाएंगे। तुम वहां क्या करोगी? क्या करूंगी? होटल में सड़ूंगी और क्या। तो मत जाओ, मैं कागज कलम देती हूँ, सामान की लिस्ट बनाओ जिसे बदलना चाहती हो। वो बाहर रहेंगे तो हम आराम से सफाई अभियान पूरा कर लेंगे। घर में तांडव हो जाएगा, मेरी इतनी औकात कहाँ। तुम घर की मालकिन हो ना, अपनी इच्छा का मान भी करना सीखो। घर के बर्तन बदलने में भी तुम ब्रजेश जी का मुंह देखती हो। उन्हें उनके ऑफिस तक ही रहने दो ना। नहीं रहते हैं ना ऑफिस तक, रसोई के चम्मच तक में उनकी मर्जी होती है। घर में ऐसा कोहराम मचेगा कि मुझे सांस तक लेना मुश्किल हो जाएगा। खींच पड़ी थी नेहा। कल मेरी सास की मर्जी थी, अब पति की है, कल बहू की होगी। मेरी मर्जी शायद अगले जन्म में होगी। अगला जन्म किसने देखा है पगली? कल क्या होगा कौन जानता है। आज देखो, ब्रजेश को मैं और विजय समझा लेंगे। आज भी शायद विजय ने समझाया होगा। तो क्या इसीलिए आज बार बार मुझसे कह रहे थे कि मेरा जो जी चाहे मैं करूं, वो मना नहीं करेंगे। कुछ अजीब अजीब सी बातें कर तो रहे थे। तुम्हारी मर्जी की बात अजीब अजीब सी लगी तुम्हें? जो कभी नहीं हुआ वो एक दिन होने लगे तो अजीब ही लगेगा ना। नेहा की बातों में शुभा दिलचस्पी ले रही थी। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी सोच, अजीब तो है ही। मेरा घर कहीं नहीं है दीदी। शादी से पहले अपना घर सजाने का प्रयास करती थी तो माँ कहती थी, अभी पढ़ो लिखो, सजा लेना अपना घर जब अपने घर जाओगी। शादी करके आई तो ब्रजेश ने ढेर सारी जिम्मेदारियां दिखा दी। एक बेटी की इच्छा थी, वो भी पूरी नहीं होने दी ब्रजेश ने।
पिता की बेटियों को निभाते निभाते अपनी बेटी के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब इस उम्र में कुछ बचा ही नहीं है जिसे कहूँ ये मेरा शौक है। मेरा घर तो सबका घर ही सजाने में कहीं खो गया। बच गया है कबाड़ खाना, जिसे हर 3 साल के बाद ब्रजेश ढोकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। मन भर आया शुभा का। मन भर गया है दीदी, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चलो पहले इस कागज पर लिखो तो सही, क्या बदलना चाहती हो। ब्रजेश ने मुझे कहा है ना कि तुम्हारी मैं सहायता करूं। वो कुछ कहेंगे तो मुझे बताना, इल्जाम मुझ पर लगा देना, कहना कि मैंने कहा था बदलने को। सोमवार को ब्रजेश 3 दिन के लिए बाहर गए और सचमुच नेहा को साथ नहीं ले गए। शुभा ने वास्तव में नेहा का घर बदल दिया। पुराने सारे बर्तन निकाल दिए और थोड़े से पैसे और डालकर रसोई चमचमा गई। 10,000 रुपए का लोहा कबाड़ बिक गया, जिसमें नया गैस चूल्हा और माइक्रोवेव आ गया। रद्दी सामान और पुराना फर्नीचर निकाला, जिसमें छोटा सा कालीन, नए पर्दे और 2 नई चादरें आ गईं। 3 दिन से दोनों रोज बाजार आ जा रही थी और इसी बीच शुभा बड़ी गहराई से नेहा में धीरे धीरे जागता उत्साह देख रही थी। उसने चुन चुन कर अपने घर का सामान खरीदा। कटोरियाँ, प्लेटें, ग्लास, चम्मच, दालों के डिब्बे, मसालों की डब्बियाँ, रंगीन पर्दे, लुभावना कालीन, सुंदर चादरें, 4 चूल्हों वाली गैस, सुंदर फूलों की झालरें, छोटा सा माइक्रोवेव, सुंदर तोरण और बंधनवार। हर रात या तो शुभा उसके घर सोती थी या उसे अपने घर पर सुलाती थी। घर सज गया नेहा का। बुझी बुझी सी रहने वाली नेहा अब कहीं नहीं थी। मुस्कुराती अपना घर सजाकर बार बार खुश होती नेहा थी, जिसकी दबी हुई छोटी छोटी खुशियां पता नहीं कहाँ कहाँ से सिर उठा रही थी। बहुत छोटी छोटी सी थी नेहा की खुशियां। बाहर बालकनी में चिड़ियों का घर और उनके खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन। बालकनी में बैठकर चाय पीने के लिए 4 प्लास्टिक की कुर्सियां और मेज। दीदी वो नाराज तो नहीं होंगे ना? उनके लिए भी कुछ ले लो ना, कोई टी शर्ट या शर्ट या कुर्ता पजामा। कुछ बहू के लिए भी तो लो। बेटी की इच्छा पूरी तो हो चुकी है तुम्हारी, वो तुम्हारी बच्ची है ना, उसे भी अच्छा लगेगा जब तुम उसके लिए कुछ लोगी। तुम्हें शौक पूरा करने को कुछ नहीं मिला क्योंकि जिम्मेदारियां थीं। तुम बहू का शौक तो पूरा कर दो, अब क्या जिम्मेदारी है? जो तुम्हें नहीं मिला कम से कम वो अपनी बहू को तो दे दो। उसे पसंद आएगा जो मैं ले जाऊंगी? क्यों नहीं आएगा? मेरे पास कुछ रुपए हैं, मुझसे ले लो। अपने हाथ से इतने रुपए मैंने कभी खर्च ही नहीं किए। अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा जब ब्रजेश आएंगे। दीदी आप पास ही रहना जब वो आएंगे। कितने पैसे खर्च किए हैं तुमने? कबाड़ खाने से ही तो सारे पैसे निकल आए हैं। जो रुपए ब्रजेश देकर गए थे उससे ब्रजेश के लिए और बच्चों के लिए कुछ ले लो। टी शर्ट और शर्ट खरीदो, बहू के लिए कुर्ती ले लो। आजकल की लड़कियां जीन्स के साथ वही तो पहनती हैं। बुधवार की शाम ब्रजेश आने वाले थे। बड़े उत्साह से घर सजाया नेहा ने। चाय के साथ पकौड़ों का सामान तैयार रखा। रात के लिए मटर पनीर और दाल मखनी भी रसोई में ढकी रखी थी। शुभा के लिए भी एक प्रयोग था जिसका न जाने क्या नतीजा हो। पराई आग में जलना उसका स्वभाव है। आज पराया सुख उसे सुख देगा या नहीं, इस पर भी वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थी। पुरानी आदतें इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ती। पत्नी को दी गई आज़ादी कौन जाने ब्रजेश सह पाते हैं या नहीं। द्वार घंटी बजी और शुभा ने ही दरवाज़ा खोला। ब्रजेश के साथ शायद बेटा और बहू भी थे। बड़े प्यारे बच्चे थे दोनों। उसे देख दोनों मुस्कुराए और झट से पैर छूने लगे। आप शुभा आंटी हैं ना? पापा ने बताया सब। मम्मी खुश है ना? बहुत धीरे से बुदबुदाया वो लड़का। एक ही प्रश्न में ढेर सारे प्रश्न और आंखों में बेबसी और डर, कुछ खो देने का डर। मंद मंद मुस्कुरा पड़ी शुभा। ब्रजेश आंखें फाड़ फाड़ कर अपना सुंदर सजा घर देख रहे थे। आभार था जुड़े हाथों में, भीग उठी पलकों में शायद आत्मग्लानि की पीड़ा थी। ऐसा क्या ताजमहल या कारों का खजाना मांगा था नेहा ने? छोटी छोटी सी खुशियां ही तो, और कुछ अपनी इच्छा से कर पाने की आज़ादी। नेहा देखो तुम्हारी बेटी आई है, शुभा ने आवाज दी। पल भर में सारा परिवार एक साथ हो गया। नेहा भाग भाग कर उनके लिए संजोए उपहार ला रही थी। बेटे का सामान, बहू का सामान, ब्रजेश का सामान। मम्मी आपने घर कितना सुंदर सजाया है। पर्दे और कालीन दोनों के रंग बहुत प्यारे हैं।
अरे बाहर चिड़िया का घर देखो पापा। पापा चाय बाहर बालकनी में पियेंगे, बड़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर। पूरा घर कितना खुला खुला लग रहा है। नेहा की बहू जल्दी से कुर्ती पहन भी आई। मम्मी देखो कैसी है। बहुत सुंदर है बच्चे, तुम्हें पसंद आई ना। धन्यवाद देने हेतु बहू ने कसकर नेहा के गाल चूम लिए। ब्रजेश मंत्रमुग्ध से खड़े थे। अति स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, अपने लिए क्या लिया तुमने नेहा? अपने लिए कुछ याद करना चाहा। क्या याद आता? उसने तो बस घर सजाया था। अपने लिए अलग कुछ लेती तो याद आता ना। बस गर्दन हिलाकर बता दिया कि अपने लिए कुछ नहीं लिया। देखो मैं लाया हूँ। बैग से एक सूती साड़ी निकाली ब्रजेश ने। तांत की क्रीम साड़ी और उसका खूब चौड़ा लाल सुनहरा बॉर्डर। शुभा को याद आया ब्रजेश को सूती साड़ी पहनना पसंद नहीं, जबकि नेहा की पहली पसंद है कलफ लगी सूती साड़ी। खुशी से रोने लगी नेहा। ब्रजेश जानबूझकर 3 दिन के लिए आगरा बेटे के पास चले गए थे। पल पल की खबर विजय और शुभा से ले रहे थे। शुभा की तरफ देख आभार व्यक्त करने को फिर से हाथ जोड़ दिए। अफसोस हो रहा था उन्हें, क्यों नहीं समझ पाए। वो खुशी भारी साड़ी या भारी गहनों में नहीं, खुशी तो है खुलकर सांस लेने में। छोटी छोटी खुशियां जो वो नेहा को नहीं दे पाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।